आज की YouTube की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेदरिंग यानी अक्षय पढ़ेंगे। अक्षय के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्षय अक्षय का सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं कि अक्षय का क्या अर्थ है। अक्षय का अर्थ है किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट फूट होना। ठीक है। किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट फूट होना अक्षय कहलाता है। तो अक्षय का अर्थ हमें सबसे पहले पता रहना चाहिए कि अक्षय किसे कहेंगे। किसी भी चट्टान का, जैसे कोई चट्टान है ये, ठीक है, ये जो चट्टान है ये जब इसमें टूट फूट होगी, ठीक है, अपने ही स्थान पर, ठीक है, इसके जैसे ये बारीक कण है, ये टूट गए हैं, ठीक है, अपने ही स्थान पर ये टूट फूट हुई है, तो ये कण इसके यहीं पे बिखर गए हैं, तो ये अक्षय कहलाएगा ये। ठीक है, ये चट्टान है, ये अपने ही स्थान पर जब इसमें टूट फूट होगी तो इसे अक्षय कहेंगे। अक्षय के बाद इसमें है कि जो अक्षय है, एक ये भी ध्यान में रखना है कि जो अक्षय जो क्रिया है ये स्थैतिक है। स्थैतिक क्रिया, स्थैतिक क्रिया का अर्थ ये हुआ कि जो अक्षय है, ठीक है, स्थैतिक है, यानी एक ही जगह पर यह होता है, एक ही जगह, ठीक है, ये गतिशील नहीं है, गतिशील नहीं है, ठीक है, क्योंकि अक्षय का अर्थ है अपने ही स्थान पर टूट फूट होना किसी चट्टान का। ठीक है, तो ये स्थैतिक क्रिया है, एक ही जगह पर यह क्रिया होती है। अक्षय के बाद है अपर्दन। ठीक है, जब अक्षय की जब क्रिया होगी तो उसके बाद अपर्दन की क्रिया होती है। ठीक है, अपर्दन की जो क्रिया है, अपर्दन की क्रिया, अपर्दन की जो क्रिया है इसमें कुछ कारक भाग लेते हैं, जैसे बहता जल, ब्रैकेट में नदी, ठीक है, जो नदी है वो बहता जल है, और अपर्दन का प्रमुख कारक इसी को माना जाता है। हिमानी, वायु और परिहिमानी, सागरीय धाराएं, ये सभी अपर्दन के कारक है। अपर्दन के कारक, अपर्दन की जो क्रिया है उनमें ये सहायक होते हैं, इनके बिना अपर्दन की जो क्रिया है वो संभव नहीं है। तो बहता जल, हिमानी, वायु या पवन, परिहिमानी और सागरीय धाराएं हैं, ये अपर्दन के कारक होते हैं, अपर्दन की क्रिया को ये सहायक बनाते हैं। जो अपर्दन की जो क्रिया होती है यह गतिशील होती है, गतिशील क्रिया है। ठीक है, अपर्दन की जो क्रिया है यह गतिशील क्रिया है। ठीक है, अक्षय की जो क्रिया है वो स्थैतिक है, एक ही जगह पर होती है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे बहता जल है, जैसे नदी है,
जो नदी है वो कहाँ से, पर्वतों से प्रवाहित होती है, और अपने साथ, ठीक है, जो अवसाद है, ये जो कंकर पत्थर है ये अवसाद है, इनको अपने साथ बहाकर ले जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, अपर्दन की क्रिया है। ठीक है, अपर्दन के बाद क्रिया होती है परिवहन की। परिवहन, ठीक है, परिवहन, जैसे जल ने इनका परिवहन किया, इन अवसाद का, तो किसी और स्थान पर ले जाकर ये इसका क्या करेंगे, निक्षेप कर देंगे। ठीक है, परिवहन के द्वारा निक्षेप या डिपॉजिट की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, तो निक्षेप या अपर्दन की जब क्रिया होती है तो अलग अलग तरह की जो स्थलाकृतियां है, यानी अलग अलग तरह की भू स्थलाकृतियां, भू स्थलाकृतियां बनती है अलग अलग तरह की। अपर्दन के द्वारा अलग तरह की भू स्थलाकृतियां बनेगी और निक्षेप के द्वारा अलग तरह की भू आकृतियां बनेगी। उसके बाद अपक्षय और अपर्दन, ठीक है, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से अनाच्छादन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से अनाच्छादन कहते हैं। ठीक है, परिवहन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, परिवहन है ये अलग है, परिवहन इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको अलग रखा जाता है। उसके बाद अब जैसे अपक्षय है, ठीक है, इसे मिटा देते हैं एक बार। जो अपक्षय अपक्षय है ये अलग अलग तरह से होता है, जैसे यांत्रिक अपक्षय, फिर रासायनिक अपक्षय, तीसरा है जैव अपक्षय। तो इसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है अपक्षय को। अब जैसे यांत्रिक अपक्षय है, ठीक है, अब यांत्रिक अपक्षय में प्रमुख रूप से जो सूर्य है, यानी जो तापमान है, ठीक है, तापमान, ठीक है, ये इसमें प्रमुख होता है, और तापमान है वो जो सूर्य है, सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, और यह क्रिया मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। क्षेत्र, तो यह क्रिया मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, जब सूर्य का तापमान अधिक होता है दिन के समय, ठीक है, जो सूर्य है इसका जो तापमान है, ठीक है, तापमान दिन में अधिक, जब सूर्य का तापमान दिन में अधिक होता है, जो चट्टानें हैं वो फैलती है, क्योंकि किसी भी जो पदार्थ है या कोई वस्तु को जब हीट हम करते हैं तो वो फैलती है। तो चट्टानें हैं, चट्टानें क्या होगी, वो फैलेगी, चट्टानें फैलेगी। उसके बाद जैसे जब रात होती है, रात के समय जो चट्टानें हैं सिकुड़ती है। अब रात के समय चट्टानें इसलिए सिकुड़ेगी क्योंकि अब रात में क्या है, रात में तापमान कम, ठीक है, तो रात में तापमान कम होता है। अब रात में तापमान
मरुस्थलों में कम हो जाता है, और कई बार तो जो तापमान है माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन में तो खूब गर्मी होती है, मगर मरुस्थलीय क्षेत्रों की जो रातें हैं वो ठंडी होती है, क्योंकि तापमान गिर जाता है। तापमान गिरने से चट्टानें क्या है, सिकुड़ जाती है। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है। दिन में चट्टानें सिकुड़ती है, और दिन में जो चट्टानें है वो फैलती है और रात को सिकुड़ती है। तो ये क्रिया जब चलती रहती है तो चट्टान क्या है, कमजोर होती है और वो टूटने लगती है। तो ये है यांत्रिक अपक्षय। ठीक है, उसके बाद है रासायनिक अपक्षय। अब रासायनिक अपक्षय की जो क्रिया है ये होती है जलीय क्षेत्रों में। ठीक है, अब ये जो क्रिया है रासायनिक अपक्षय की जो क्रिया है ये यांत्रिक अपक्षय से विपरीत है, क्योंकि ये जो यांत्रिक अपक्षय है वो तो होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और जो रासायनिक अपक्षय की जो क्रिया है वो होता है जलीय क्षेत्रों में, जहां जल अधिक होगा। जलीय क्षेत्र। ठीक है, अब जलीय क्षेत्र में ये क्रिया होती है, और इसमें भी अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रोनेशन। ये अलग अलग इसमें प्रकार आ जाते हैं इसके। तो सबसे पहले रासायनिक अपक्षय में हम ऑक्सीकरण को देखते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या है। देखिए, जब जो जल है किसी चट्टान के संपर्क में आता है या उसे अभिक्रिया करता है, और उस चट्टान में जो लोहे का अंश अधिक है, ठीक है, लोहे का अंश अधिक है, तो जो जल है उसके साथ क्रिया करेगा। जैसे जंग का लगना, लोहे पे जो जंग लगती है वो ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। ठीक है, क्योंकि चट्टानें क्या होती है, अलग अलग ये खनिजों का मिश्रण होती है चट्टानें। उसके बाद है कार्बोनेशन। ठीक है, कार्बोनेशन में क्या है, जैसे जो चट्टानें हैं, चट्टानें कुछ चट्टान मुलायम होती है, कुछ कठोर होती है। जब जल किसी चट्टान के संपर्क में आता है, उसके साथ अभिक्रिया करता है, तो चट्टान के जो कोमल चट्टान है उसके जो कण हैं वो जल के साथ घुल जाते हैं, और चट्टान कमजोर हो जाती है और उसका अपक्षय होता है। ठीक है, कार्बोनेशन में क्या होगा, जैसे कोमल चट्टान है, ठीक है, कोमल चट्टान का, ठीक है, जल के साथ ये अभिक्रिया करेगी। कोमल चट्टान में ये मुख्य रूप से जैसे चूना पत्थर, जैसे चूना पत्थर की कोई चट्टान है तो वो जल के साथ ये घुल जाएगी ये, ठीक है, और वो चट्टान का अपक्षय अपरदन होगा। उसके बाद है हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन या इसका दूसरा अन्य नाम है जल योजन। ठीक है, इसमें क्या है, कोई चट्टान है, ठीक है, जब चट्टान है जल के संपर्क में आती है तो वह जल को सौंख लेती है। ठीक है, जल को सौंख लेती है चट्टान। उसके बाद क्या है, चट्टान फूल जाती है। चट्टान जब फूल जाएगी तो जितना अधिक वो फूलेगी बाद में उसका अपक्षय होने लग जाएगा उस
चट्टान का। ठीक है, तो इस तरह से जो रासायनिक जो अपक्षय है इसमें ये तीन क्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन की या जल योजन की ये क्रियाएं होती है। उसके बाद है जैव अपक्षय। ठीक है, देखिए नाम से ही हमें पता लग जाएगा जैव अपक्षय। जैव अपक्षय में सबसे पहले तो मानव, ठीक है, उसके बाद जीव जंतु, ये इसके अंदर जैव अपक्षय में आएंगे। अब जैसे पहले मानव को लेते हैं। अब जो मानव है, ठीक है, अब मानव क्या करेगा, जैसे खनिज प्राप्त करने के लिए वो चट्टानों को तोड़ेगा, उसकी खुदाई करेगा या डायनामाइट से इन्हें उड़ाएगा, या फिर अन्य कोई कार्य है जैसे नगर बसाना है, कोई पुल बनाना है, बांध बनाना है, तो क्या करेगा मानव। ठीक है, तो चट्टानों को तोड़ेगा, तो चट्टानों को क्या हो गया, ये जैव अपक्षय हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे जीव जंतु है, तो जीव जंतु भी चट्टानों का अपक्षय करते हैं। ये कैसे होगा, जैसे कोई पेड़ या पौधा है, उसकी जड़ों में क्या है, कीड़े लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, अब जड़ है, जड़ में क्या है, इसके जीव लग गए। ठीक है, कीड़े मकोड़े, कीड़े वगैरह उसमें लग गए, तो वो क्या करेंगे, वो जो पौधा है, जो पेड़ है, उसकी जड़ को वो खोदेंगे, जिससे क्या है, वो चट्टान है, वो चट्टान का क्षय हो जाएगा, क्योंकि जो वनस्पति है वो चट्टान में उसका जीवन रहा है, चट्टान में वो वनस्पति है, उगी हुई है, और इस तरह से जो जीव जंतु है वो भी अपक्षय करेंगे एक चट्टान का। अपक्षय के ये तीन कारक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है, जो अपक्षय है ये किनके द्वारा नियंत्रित होता है। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक, इसमें पहला है चट्टानों का स्वभाव, दूसरा जलवायु, फिर नेक्स्ट है इसमें वनस्पति का प्रभाव। ठीक है, ये कुछ तीन कारक है इसके जो अपक्षय को नियंत्रित करते हैं। जलवायु में भिन्नता, ठीक है, तो सबसे पहले कारक है चट्टानों का स्वभाव। ठीक है, अब जैसा अभी मैंने बताया, चट्टाने अलग अलग स्वभाव की होती है। स्वभाव का मतलब है कुछ चट्टाने सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, और कुछ चट्टाने सख्त होती है। अब जो कोमल चट्टाने हैं उनका तो जो अपरदन या अपक्षय है वो आसानी से हो जाता है, आराम से वो चट्टाने हैं वो उनका कटाव हो जाता है। ठीक है, जैसे चूना पत्थर है। अब कुछ चट्टाने ऐसी है, सख्त होती है, कठोर होती है, और जो चट्टानों के बीच में जो संधियां होती है, इनके जो जोड़ होते हैं, ठीक है, कुछ चट्टानों में ये भी नहीं होते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान है, उनमें जोड़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो सख्त चट्टाने हैं उनका अपक्षय मुश्किल से होता है या फिर नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये चट्टानों का स्वभाव। उसके बाद है जलवायु में भिन्नता। जलवायु में भिन्नता ऐसे है कि जैसे कुछ क्षेत्र क्या है, गर्म क्षेत्र है, जैसे उष्ण क्षेत्र, और कुछ क्षेत्र क्या है, आर्द्र क्षेत्र है। ठीक है, तो दोनों ही जगह जो अपक्षय और अपरदन का जो कारक है वो अलग अलग होंगे कारण इसमें। ठीक है, उष्ण क्षेत्र में तो क्या रहेगा,
जैसे तापमान, और आर्द्र क्षेत्र में जल प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग कारक है इसके रहेंगे अपक्षय के। और वनस्पति का प्रभाव अभी बताइए आपको। जैसे वनस्पति है, वैसे तो क्या है, वनस्पति दो तरह का काम करती है। एक तो क्या है, ये जो चट्टान है, चट्टानों का संरक्षण भी करती है, संरक्षण भी करती है। और दूसरा है चट्टानों का अपक्षय भी करती है। ठीक है, संरक्षण तो ऐसे जैसे वनस्पति है, जो चट्टान है वो वनस्पति से ढकी हुई है, तो उसका संरक्षण हो रहा है। अपक्षय से अर्थ यह हो गया कि उसी वनस्पति की जड़ों में कीड़े मकोड़े हैं जो उस चट्टान को क्या है, तुरे देंगे उसे। ठीक है, तो इस तरह से उसका अपक्षय होगा। ठीक है, तो ये थी कुछ अपक्षय से संबंधित जानकारी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।